Good morning, class. Good morning, all of you. Good morning, good morning. तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत। ठीक है, भारत खास करके जो सिंध का क्षेत्र है उस पर, जो सिंध का क्षेत्र है उस पर जो अरबों का आक्रमण हुआ उसी को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सिंध पर अरबों का जो आक्रमण हुआ उसी को हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आखिर कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया। ठीक है, क्या उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां थीं, कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, उस समय की स्थिति क्या थी जिसके कारण से अरबों का आक्रमण सफल हुआ, और मोहम्मद बिन कासिम का क्या योगदान है इस आक्रमण में। इन्हीं सब संदर्भों में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिंध का क्षेत्र है उस समय, अर्थात तत्कालीन जो भारत है उस समय जो सिंध का इलाका है उस समय भारत की क्या राजनीतिक स्थिति है, क्या मतलब दृश्य है भारत का, उस समय का भारत कैसा है और उस समय की क्या स्थितियां हैं। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि जो अरब आक्रमण हुए उनके क्या कारण हैं, फिर उस किन कारणों से जो है अरबों ने आक्रमण किया भारत पर। फिर उसके अंतर्गत आगे देखेंगे हम कि कैसे जो है मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है और यहाँ पर मतलब एक अधिकार जमा लेता है। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के क्या कारण है, अरबों का उसके बाद आक्रमण के पश्चात, मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात क्या भारत पर इम्पैक्ट पड़ा, क्या उसका प्रभाव रहा, क्या उसका महत्व है। ठीक है, इसी क्रम में हम सारी चीजों को देखेंगे। इससे पहले कि हम अरब पे बात करें तो आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो अरब लोग थे, जो अरब वासी थे, वह इस्लाम धर्म के मूल रूप से अनुयायी थे। ठीक है, इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। तो आप यदि इस्लाम धर्म को समझते हैं थोड़ा बहुत, जिनके जो पैगंबर हैं, जो क्या कह सकते फाउंडर हैं जो इस्लाम धर्म के, वो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में होता है और फिर ठीक है 570 ईस्वी में। तो ये आपको ये पता चल रहा है कि किस टाइम पीरियड पर इस्लाम का आगमन होता है। ठीक है, अरब देशों में। फिर उसके बाद भारत में काफी दिन बाद आता है। ठीक है, तो ये वहां पर जब अरब देश में इस्लाम का प्रचार होता है तो शुरुआत में तो पैगंबर मोहम्मद साहब प्रचार करते हैं। तब क्या होता है कि उस समय जब प्रचार होता है तो एक शांति पूर्वक चलता रहता है वो इस्लाम धर्म का प्रचार। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसी में बाद में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तब क्या होता है, उसके पश्चात बाद उत्तराधिकार को लेकर के इस्लाम में भी एक युद्ध शुरू होता है। ठीक है, जिसे खलीफा कहते हैं, जिससे जो खलीफा का शासन होता है उसको हम देखते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद भी कई खलीफा होते हैं, जिसमें से 4 खलीफा महत्वपूर्ण हैं जो क्रमशः हुए। एक अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। तो जो अंतिम खलीफा अली थे, जो चौथे खलीफा अली थे, वो पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद थे। ठीक है, तो ये 4 खलीफा हुए। तो उन लोगों ने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और अब शासन के माध्यम से और थोड़ा एक प्रकार से उन लोगों ने सैन्य शक्ति भी अपनी बढ़ाई और उस तरीके से प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया। ठीक,
तो ऐसे अब वो धीरे धीरे अरब देश से बढ़ना स्टार्ट कर दिए, दूसरे देशों में भी जाने लगे और देशों को लूटना स्टार्ट किया, वहां पर शासन करना स्टार्ट किया। तो उसी आप लोग अभी तक बताइए 8:15 हो गए फिर भी जुड़ते रहते हैं लगातार, ठीक है। बीच में दिक्कत होता है बार बार, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, आगे से अब मैं 8:15 के बाद किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था कि ऐसे करके मतलब धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ। तो होता क्या है कि और ठीक है, अब यहीं पर हम थोड़ा रुकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो भारत की उस समय भौगोलिक जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है। तो भारत में क्या है कि जो इस समय होता है पूर्व मध्यकाल, ठीक है। जो भारत का इतिहास है उसमें जो टाइम पीरियड चल रहा होता है वो पूर्व मध्यकाल चल रहा होता है यहाँ पर भारत में, ठीक है। तो होता क्या है कि और भारत में अगर पैगंबर मोहम्मद साहब को देखें तो उसके टाइम पीरियड पर आपके हर्षवर्धन एक समकालीन थोड़ा सा कह सकते हैं कि पास में बैठता है, ठीक है, जो वर्धन वंश है। हालांकि उसके बाद है हर्षवर्धन, लेकिन उसके समकक्ष थोड़ा सा रख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जिस समय वहाँ इस्लाम का आगमन हो रहा है अरब में, उसी समय भारत में उसके थोड़ा सा बाद में जो है यहाँ पर एक बड़ी शक्ति के रूप में हर्षवर्धन रहते हैं, उत्तर भारत में खास करके। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि फिर ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है यह छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कह सकते हैं और ज्यादा विभाजित हो जाता है और एक छोटे छोटे राजवंश हो जाते हैं। तो ऐसे में जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है, ठीक है, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम जो अरब सेनापति है, जब उसका आक्रमण भारत पर होता है तो उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या है कि यहाँ पर बंगाल में अलग कोई शासन कर रहा होता है, ठीक है, अवंती में कोई अलग शासन कर रहा होता है, राष्ट्रकूट वहाँ अलग शासन कर रहे हैं, दक्षिण भारत में कोई अलग शासन कर रहा है, कश्मीर में कोई अलग कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो इससे पहले क्या था कि हर्षवर्धन थोड़ा सा एकजुट करके रखा था, लेकिन अभी क्या हुआ हर्षवर्धन के बाद अब पर्टिकुलर एक एक स्टेट हो गए, छोटे छोटे राज्य हो गए। तो ऐसे समय बंगाल में अलग सा पालों का शासन है, ठीक है, और आपका अवंती और जो मैंने गुर्जर प्रतिहार पढ़ाया था तो ठीक है, वहां पर भी शासन प्रतिहार लोग कर रहे हैं। कश्मीर में भी जो शासन है वो कश्मीर में भी जो शासन है वो ललितादित्य मुक्ताबिद कर रहा होता है उस समय, ठीक है। और आपका नागभट्ट द्वितीय देखिए बताया जाता है कि उसने अरबों को पराजित किया, मलेच्छों को पराजित किया, ठीक है। तो ये दिखाता है कि उस समय जिस समय अरबों का आक्रमण हुआ उस समय भारत में कई शक्तियां थी जो अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर रही होती। तो यह एक मतलब छोटा सा खाका, एक छोटा सा दृश्य है कि उस समय का जो भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको क्लास में कि जो ईश्वरी प्रसाद हैं, जो ईश्वरी प्रसाद हैं वो कहते हैं कि राज्यों के अंदर राज्य का काल, ठीक है। मतलब जो बड़े राजा होते थे वो क्या करते थे, अपने अंतर्गत सामंत को बनाते थे, फिर सामंत खुद अपना एक राज्य क्रिएट कर देते थे, मतलब एक छोटे क्षेत्र में शासन करने। कहने का मतलब सामंत के अंतर्गत सामंत, ठीक है, और राज्य के अंतर्गत मतलब एक बड़ा राज्य जैसे इंडिया पूरा भारत हुआ, ठीक। लेकिन भारत के अंदर क्या है कि छोटे छोटे 28 इस समय राज्य है वर्तमान में, ठीक है। 29 राज्य नहीं है इस समय, ठीक है, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो ऐसे मतलब उस समय का जो भारत है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है और अपने अपने क्षेत्र में शासन कर रहे होते हैं राजा। अब आप कहते हैं कि आखिर अरब आक्रमण का क्या था, क्यों अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, ऐसा क्या मतलब कारण है, ऐसे क्या मतलब उद्देश्य है जिसके कारण से अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इसके मुख्य रूप से 4 आप कारण देख सकते हैं जो अरब भारत पर आक्रमण करते हैं। उसके 4 प्रमुख कारणों को आप देख सकते हैं। एक तो व्यापार होता है, ठीक है, एक व्यापार होता है,
दूसरा क्या होता है कि इस्लाम धर्म का प्रचार होता है। तीसरा क्या होता है कि एक धन लूटने का पर्पज होता है अरबों का। और चौथा एक तत्कालिक कारण आता है। ठीक है, तो ये 4 बिंदु को ध्यान रखिए आप। पहला एक व्यापार, दूसरा है इस्लाम का प्रचार प्रसार, तीसरा क्या है इस्लाम का प्रचार प्रसार, तीसरा कारण है धन लूटने का पर्पस, और जो चौथा कारण है वो तत्कालिक कारण आता है। ठीक है, जिसमें से चौथा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखते हैं इतिहासकार उसी को थोड़ा सा। तो पहला जो कारण है क्या होता है कि जैसे आप पुर्तगालियों को पढ़ते हैं, जब यूरोपीय जो कंपनियां आई भारत में, जब उनको पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि शुरू में जब वो आए थे तो किसके लिए आए, व्यापार के लिए आए। ठीक है, वो कहते भी कि मुझे भूभाग नहीं व्यापार। जो यूरोपीय कंपनियां होती है, जो खास करके अंग्रेज होते हैं, उनका जो पहला नारा ही होता है वो कहते हैं कि भूभाग नहीं व्यापार अभी। ठीक है, आज की क्लास में सभी लोग अंतिम समय तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, जब तक हम कहेंगे नहीं तब तक कोई भी क्लास से बाहर एग्जिट नहीं होगा। ठीक है, जब तक हम नहीं कहेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि जो यूरोपीय कंपनियां भी जब भारत आती हैं तो खास करके उसमें अंग्रेज कहते हैं कि मुझे जो मेरा शुरुआती उद्देश्य है वो मात्र एक उद्देश्य है व्यापार करना, मुझे भूभाग नहीं चाहिए। लेकिन बाद में क्या होता है कि देखिए पुर्तगाली भी आते हैं और डच भी आते हैं, फ्रांसीसी भी आते हैं और अंग्रेज भी आते हैं। तो वो लोग भी क्या करते हैं, शुरुआत में तो व्यापार करेंगे, व्यापार करने के बाद कोई कोचिन में अपनी कोठी स्थापित कर लेगा, कोई सूरत में, कोई मुसलीपट्टम में। तो इस तरीके से अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट कर देते हैं। और अंग्रेज तो इतना आधिपत्य जमाते हैं कि वो लास्टली क्या करते हैं, भारत को गुलाम बना लेते हैं। एक प्रकार से वो भारत ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है मुगलों के बाद भारत में। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि जो भारत का व्यापार था वो पहले से ही अरब से चल रहा था। ऐसा नहीं था कि भारत से अरबों का व्यापार नहीं हो रहा था, हो रहा था। ठीक है, जैसे कि पूछते हैं कि भारत में सबसे पहले मुसलमानों का आगमन कहाँ हुआ, तो वो बात आती है केरल, जो आपका मालाबार तट क्षेत्र है केरल, वहाँ पर जो साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर ही इस्लाम का आगमन सबसे पहले होता है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि उससे पहले मतलब मोहम्मद बिन कासिम से पहले यह व्यापार मतलब व्यापार के रूप में या किसी अन्य प्रकार से भी अरबों का संपर्क भारतीयों से था। ठीक है, तो इस तरीके से चल रहा था। लेकिन इसी समय क्या होता है कि एक और महत्वपूर्ण घटना घटती है, जिसको मैं अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो मैंने क्या कहा कि ये एक व्यापार भारत से चल रहा था, तो ये एक कारण था कि जिसके कारण मतलब अरबों को ऐसा लगा होगा कि अब इधर भी और थोड़ा सा बढ़े और अपना अधिकार स्थापित करें। तो यह भी कारण एक हो सकता है कि व्यापार के माध्यम से अरबों ने भारत पर आधिपत्य जमाने के संदर्भ में सोचा हो, या इस दिशा में जो है उन्होंने विचार किया हो। तो यह एक कारण हो सकता है व्यापार भी। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। मैंने बताया कि आपको इस्लाम धर्म का भी थोड़ा समय पहले ही पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की जब स्थापना होती, तो वह भी अभी एक बहुत ही जल्दी उसका जन्म हुआ होता है। तो जब कोई भी रिलीजन स्टार्ट होता है तो शुरू में एक उसमें उत्साह होता है। और या कह सकते हैं, ऐसे भी इसको ले सकते हैं, जो कोई गांव है और उस गांव में कोई गांव है और उस गांव में बहुत सी जातियां रहती हैं। ठीक है, बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन कोई ऐसा समुदाय है या कोई ऐसी जाति है जिसके मात्र एक दो घर हो, जिसके मात्र एक दो घर हो। तो ऐसे में क्या होता है कि वो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जिनके जैसे किसी एक जाति का मात्र किसी गांव में एक ही घर हो, या किसी एक समुदाय का मात्र एक दो घर हो, तो वो लोग क्या लगता है कि मुझे थोड़ा और सशक्त होना चाहिए, कोई मुझे दबाए ना, कोई मुझे मार पीट ना दे। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस चोरी छिपे से कुछ लोग हथियार भी जुटा लेते हैं गांव में, या मतलब उस तरीके से या अन्य प्रकार से भी वो अपने आप को मजबूत करना, दूसरे से उनको भय लगता है, डर लगता है, तो अपने आप को मजबूत करते हैं थोड़ा सा।
तो और फिर क्या करते हैं, वो अपना परिवार बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अपनी पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी भी जो भारत में जो जनसंख्या की बात आती है तो उसमें कहते हैं अभी भी दो बच्चों को जिसके घर में किसी मतलब एक ही पुत्र होता है तो एक पुत्र को बहुत अच्छा नहीं मानते। वो कहते हैं मतलब उनका जो हमारी संस्कृति है उसमें ये मानते हैं कि एक पुत्र का कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसलिए वो कई पुत्रों को जन्म देते हैं, 3-4 पुत्र को रखते हैं और कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके। तो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म भी जब इस्टेब्लिश्ड हो रहा होता है और जब वो बढ़ रहा होता है तो उसको इस दृष्टि से भी वो इस्लाम धर्म कहीं ना कहीं उसको लगा होगा या थोड़ा सा जो भी, तो पैर पसारना स्टार्ट किया। तो उनके फिर खलीफा जो उत्तराधिकारी लोग हुए उन लोगों ने भी प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया और ऐसे में भारत की तरफ भी इस्लाम बढ़ा। और क्योंकि केरल में इस्लाम आ चुका होता है, ठीक है, तो ये दिखाता है कि एक इस्लाम धर्म का जो आज इतना बड़ा इस्लाम रिलीजन है, तो कहीं न कहीं उस समय भी इस्लाम धर्म का एक उद्देश्य रहा होगा बड़ा सा कि मुझे भी अब भारत की तरफ अग्रसर होना चाहिए और बढ़ना चाहिए। तो यह भी एक कारण मुसलमानों का भारत में, जो अरबों का भारत में आने का एक प्रमुख कारण हो सकता है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना हो सकता है, ठीक है। अब हालांकि वो किस बल पर उन्होंने इस्लाम धर्म का यहाँ पर प्रचार किया, कौन सी नीति अपनाई, वो अलग मैटर है, ठीक है, लेकिन ये एक कारण हो सकता है। जो तीसरा प्रमुख कारण है, कितना हो गया, हाँ, तीसरा प्रमुख कारण क्या है कि धन लूटना। अब मैंने बताया था अभी आपको जस्ट चर्चा करते हैं कि यूरोपीय जो आए वो शुरू में व्यापार था, लेकिन क्या हुआ बाद में उन्होंने यहाँ क्षेत्र हस्तगत करना, मतलब क्षेत्रों पर कब्जा करना स्टार्ट करे। तो उसी प्रकार से क्या कि यहाँ पर भी अभी तक के इनका उद्देश्य व्यापार और इस्लाम प्रचार करना हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग अब क्या कह सकते हैं, जिसको आप बैठने की जगह दे देते हैं तो वो क्या करता है, पैर पसारना स्टार्ट कर देता है। ऐसा हम लोग यहाँ मतलब अपने क्षेत्रों में सुनते हैं कि जिसको बैठने की जगह दे दी वो तो सोने की जगह अपने आप बना ही लेगा, ठीक है। तो देन जब व्यापार स्टार्ट हो गया और फिर इस्लाम धर्म के प्रचारक भी कहीं ना कहीं अग्रसर हो रहे, तो कहीं ना कहीं फिर अब वो क्या करते हैं, उनके और भी उद्देश्य बढ़ना स्टार्ट हुए होंगे ऐसा, ठीक है। तो उन लोगों का जो मकसद रहा होगा तो हो सकता है धन लूटना, क्योंकि जो अरब इस्लाम है वो अरब अन्य देशों में कर रहा है तो भारत में क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि जो मकरान का तट है, जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पर ये लोग कब्जा कर चुके होते हैं, जो भारत की सीमा से एकदम लग रहा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका धन लूटने का भी एक पर्पज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जब महमूद गजनबी आता है भारत और जब यहाँ पर आक्रमण करता है और लूट करके चला जाता है, तो उसके विषय में जो क्या कह सकते हैं इतिहासकार हैं, वो ये बताते हैं कि जो महमूद गजनबी था, उसका जो इस्लाम भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था वो धन लूटना था, ठीक है। तो ये दिखाता है कि यह भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। 3 कारण ऐसे हो गए। अब जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है तत्कालिक कारण। जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में क्या है कि इस समय होता क्या है कि एक आपका जो सबसे दक्षिण में देखेंगे, जो सबसे भारत का जो सबसे दक्षिण, हाँ ठीक है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो वो श्रीलंका जो, ठीक है, आप थोड़ा सा देखेंगे नीचे भारत का नक्शा जब देखेंगे तो वहां पर क्या है, छोटा सा एक टुकड़ा है श्रीलंका का, ठीक है। तो श्रीलंका के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वहां पर जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका में कुछ ऐसी कन्याएं थी, ऐसी लड़कियां थी, मतलब जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, मतलब उनका कोई नहीं था, माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। तो उन कन्याओं को क्या किया कि श्रीलंका के राजा ने ठीक है क्या किया कि उनको जो है उनके पास भेजा, गवर्नर के पास, जो इराक का गवर्नर है उस समय हज्जाज है, ठीक है, उसके पास भेजा।
तो ऐसे मतलब, और हज्जाज भी कुछ चीजें इनके पास भेजता है। तो ये एक लेन देन इनके साथ, मतलब जो इराक का गवर्नर जो हज्जाज है और मुस्लिम देश है, अरब है, तो उनके साथ श्रीलंका का भी इस तरीके का संबंध था, इस तरीके का एक रिश्ता था, और जो आदान प्रदान चीजें चलती रहती थी। ठीक है, तो उसी समय क्या होता है कि या भी कहते हैं कि हज्जाज का भी एक जो है एक जहाज जा रहा होता है हज्जाज का। तो वो क्या होता है कि श्रीलंका जा रहा था संभवतः, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि लूट लिया जाता है। वो श्रीलंका जा रहा होता है, बहुत सा उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, जहाज श्रीलंका से जो जा रहा था उसको लूटा गया था। 1 मिनट, ठीक है, हाँ। तो अब क्या करता है कि उधर से श्रीलंका के जो राजा है वो भी कुछ सामान भेजते हैं इनके हज्जाज के पास। तो ये हज्जाज क्या करते हैं कि ये भी कुछ चीजें जो है व्यापार के पर्पज से, अन्य पर्पज से वो वहां पर भेजते हैं श्रीलंका के राजा को। बहुत से धन जवाहरात वगैरह भेजते हैं। तो होता क्या है कि इसी समय जब वहां से जहाज जो है श्रीलंका जा रहा होता है, तो जो देवल, जो गुजरात का आपका थट्टा का इलाका है, तो उसी के पास ये आपका राजस्थान बेल्ट है इधर, ये मतलब जो पश्चिम और उत्तर का क्षेत्र पड़ेगा खास करके, ठीक है, भारत का। तो उसी के आसपास जो है ये जहाज जो होता है उसको लूट लिया जाता है। जो समुद्री डाकू होते हैं उसको लूट लेते हैं। समुद्री डाकू जब लूट लेते हैं तो इसकी शिकायत पहुंचती है हज्जाज के पास। तो ठीक है, समुद्री डाकू जब लूट लेते हैं जहाज को, तो इसकी शिकायत पहुंचती है किसके पास? हज्जाज के पास पहुंचती है, जो उस समय इराक का गवर्नर होता है, सूबेदार होता है। जब उसके पास शिकायत पहुंचती है तो वो कहता है, यहाँ अब इस समय होता है कि जब शिकायत पहुंचती तो यहाँ पर जो सिंध का इलाका है, जो देवल है, वो उसी के अंतर्गत आता था। जो थट्टा और देवल वगैरह है तो उसके अंतर्गत आता था, सिंध के अंतर्गत। तो सिंध के अंतर्गत आता था। तो जो हज्जाज है, हज्जाज सिंध के शासक, उस समय क्या है कि जो सिंध का शासक है वो दाहिर है। तो हज्जाज दाहिर से कहता है कि देखिए, आपकी क्षेत्र में मेरा जहाज लूटा गया है, मेरे सामान लूटा गया है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप मेरे सामान और मेरा हर्जाना दीजिए और सही सलामत सब चीज मेरा वापस कर दीजिए। तो ये जो मोहम्मद बिन जो दाहिर है, जो सिंध के शासक है, ठीक है, जो दाहिर है, ये कहते हैं कि देखिए, समुद्री डाकुओं पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो दाहिर है, सिंध का शासक है, वो कहता है